स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। बाबा रामदेव ने लॉन्च की आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल। 5 से 14 दिनों में मरीज को ठीक करने का दावा। जी हां, पतंजलि आयुर्वेद ने कोरोना वायरस के लिए आयुर्वेदिक दवा बनाने का दावा किया है। हरिद्वार में मंगलवार दोपहर दिव्य कोरोनिल टेबलेट को लॉन्च किया गया है। संस्थान की ओर से योग गुरु रामदेव और पतंजलि सीईओ बालकृष्ण इस दवा के क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे सामने रखे। यह दवा पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर ने मिलकर बनाई है। आचार्य बालकृष्ण ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की है। कंपनी का दावा है कि कोरोनिल का क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल अंतिम पूरा हो गया है। फिलहाल इसका प्रोडक्शन हरिद्वार की दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड कर रहे हैं। उनका दावा है कि कोरोनिल कोविड-19 मरीजों को 5 से 14 दिन में ठीक कर सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामदेव बाबा ने कही ये बात। आज हम ये कहते हुए गौरव अनुभव कर रहे हैं कि कोरोना की पहली आयुर्वेदिक क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल एविडेंस और रिसर्च आधारित दवाई पतंजलि रिसर्च सेंटर और NIMS के संयुक्त प्रयास से तैयार हो गई है। इस दवाई पर हमने 2 ट्रायल किए हैं। 100 लोगों पर क्लिनिकल स्टडी की गई, उसमें 95 लोगों ने हिस्सा लिया। 3 दिन में 69% मरीज ठीक हो गए। 7 दिन में 100% मरीज ठीक हो गए। आत्मविश्वास से भरे दिखे रामदेव सन्यासी ने खोजी दवा। साफ है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में योग गुरु रामदेव पूरे आत्मविश्वास के साथ सबके सामने नजर आए और उन्होंने दावा किया है कि जो काम पूरी दुनिया में बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं कर पाए वो एक हिमालय पर रहने वाले सन्यासी ने कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि जब दुनिया में कोरोना वायरस का संकट आया तभी से हमारी टीम इस काम में जुट गई थी और अब इसमें सफलता पाई गई है। साथ ही रामदेव ने भी कहा है कि सिर्फ जनता कर्फ्यू के दिन पतंजलि के कामकाज को बंद किया गया। इसके अलावा पूरे लॉकडाउन में इस दवाई पर काम जारी रहा। पतंजलि की ओर से ऐलान किया गया कि अगले 7 दिनों में ये दवाई पतंजलि के प्रमुख स्टोर पर मिलना शुरू हो जाएगी, जबकि जल्द ही एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया जाएगा जिससे इस दवाई की होम डिलीवरी हो सकेगी। रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि 3 दिन में इस दवाई से 65% और 7 दिनों में 100% रिकवरी हो सकती है। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी से की गरीबों को मुफ्त अनाज देने की मियाद 3 महीने और बढ़ाने की मांग। जी हां, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त अनाज वितरण अवधि अतिरिक्त 3 महीने बढ़ाकर सितंबर तक करने की मांग की है। सोनिया ने कहा कि 3 महीने पहले लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, लिहाजा लाखों की संख्या में लोग गरीबी में पहुंचने के कगार पर हैं और प्रतिकूल असर ने खाद्य असुरक्षा की स्थिति पैदा कर दी है। सोनिया गांधी ने पत्र में कहा है, केंद्र सरकार को मुफ्त अनाज वितरण के प्रावधान को अतिरिक्त 3 महीने बढ़ाकर सितंबर 2020 तक करने पर हर हाल में विचार करना चाहिए, जैसा कि कई राज्यों ने भी अनुरोध किया है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष ने यह मांग भी की है कि अस्थायी राशन कार्ड उपलब्ध कराए जाने चाहिए, क्योंकि कई गरीब परिवार पीडीएस से बाहर हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जून तक प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज देने का प्रावधान पहले से है और सरकार ने इस सुविधा को उन प्रवासियों को भी दिया है जो पीडीएस में शामिल नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि महामारी और लॉकडाउन के कारण शहरी और गरीब भारतीय भूखमरी का सामना कर रहे हैं और इसलिए भोजन हकदारी योजना बढ़ाई जानी चाहिए। लद्दाख सीमा विवाद झुक गया, चीन तनाव वाले क्षेत्रों में पीछे हटेगी दोनों देश की सेनाएं। जी हां, भारत और चीन के बीच पिछले कुछ दिनों से चल रहे तनाव के बीच भारत को बड़ी सफलता हासिल हुई, जब चीन LAC से अपनी सेना पीछे हटाने को मजबूर हो गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार सोमवार को भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की लंबी बैठक हुई थी और इसके बाद दोनों देश अपनी सेना को LAC से पीछे हटाने पर राजी हो गए। इसके चलते मंगलवार को होने वाली कोर कमांडर स्तर की बैठक टल गई है। सोमवार को मोल्डो में भारत और चीन के कोर्प्स कमांडरों के बीच दिन भर बैठक चली,
यह बैठक सुबह 11:30 बजे शुरू हुई और रात को 11:45 बजे तक चली थी। इस बैठक में भारत ने गलवान में हुई झड़प को लेकर चीन के सामने विरोध जताया था। ANI ने मंगलवार को ट्वीट के जरिए बताया कि भारतीय सेना के अनुसार सोमवार को दोनों देश के बीच हुए कमांडर स्तर की वार्ता सफल रही थी। सेना से जुड़े सूत्रों ने बताया कि कोर कमांडर स्तर की वार्ता के बाद लद्दाख की गलवान घाटी में एक आम सहमति बन गई है। विवादित भूमि से दोनों देशों की सेना की वापसी के तौर तरीकों पर बातचीत हुई। इसके तहत दोनों देश LAC पर अपनी अपनी सेनाओं को पीछे हटाएंगे। भारत काफी समय से यह मांग कर रहा था, लेकिन चीन इसके लिए राजी नहीं हो रहा था। आखिरकार उसे भारत की बात मानने को राजी होना पड़ा। कुछ दिनों पहले गलवान वैली में कुछ दिनों पहले भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस झड़प में चीन के 43 सैनिक हताहत हो गए। इसके बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाया था और चीन का दुनिया भर में विरोध हो रहा था। इसके चलते चीन झुकने पर राजी हुआ। आपको बता दें कि चीन के साथ भारी तनाव के बीच भारत ने एक और बड़ी जीत हासिल की है। उसे अमेरिका का खुलकर साथ मिलना शुरू हो गया है। ये खबर चीन के लिए झटके वाली है। अमेरिका के एक शीर्ष भारतीय अमेरिकी सांसद ने भारत की सीमा पर चीन की हालिया आक्रामक गतिविधियों की निंदा करते हुए चीन से अपील की है कि वह तनाव बढ़ाने वाली रणनीति को छोड़ कूटनीति को अपनाए। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। कोविड-19 से निपटने में PM केयर्स फंड से दिए जाएंगे 50,000 वेंटिलेटर। जी हां, PM केयर्स फंड ट्रस्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में सरकार के कोविड अस्पतालों को 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर की आपूर्ति के लिए 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को यहां बताया कि प्रवासी कामगारों के कल्याण के लिए भी 1,000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। इन 50,000 वेंटिलेटर में से 30,000 वेंटिलेटर सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बना रही है। बाकी 20,000 वेंटिलेटर एग्वा हेल्थ केयर और 10,000 AMTZ बेसिक बना रही है। अभी तक 2,923 वेंटिलेटर बनाए जा चुके हैं, जिनमें से 1,340 वेंटिलेटरों की आपूर्ति राज्यों को कर दी गई है। वेंटिलेटर हासिल करने वाले प्रमुख राज्यों में महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, बिहार, कर्नाटक और राजस्थान शामिल हैं। जून 2020 के अंत तक सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को अतिरिक्त 14,000 वेंटिलेटर की आपूर्ति कर दी जाएगी। इसके अलावा प्रवासी कामगारों के कल्याण के लिए राज्यों को 1,000 करोड़ रुपए की धनराशि पहले ही जारी की जा चुकी है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 4,56,510 के पार, अब तक 14,346 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 4,56,510 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 1,83,637 हैं, जिसमें से अभी तक 14,346 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 2,58,720 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 4,78,688 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 92,76,534 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 38,16,627 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 50,48,219 लोग ठीक हो चुके हैं। गहलोत ने की 6 माह के बिजली पानी का बिल माफ करने की मांग। जी हां, राजस्थान के जयपुर में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कोरोना महामारी के कारण राज्यों में उपभोक्ताओं के 6 माह तक के बिजली पानी के बिल माफ करने की मांग की है। गहलोत को लिखे पत्र में जिला सचिव सुमित्रा चापेड़ा ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन की वजह से लोगों की आर्थिक स्थिति एकदम चरमरा गई है। लोगों के रोजगार बंद हो गए हैं, नए रोजगार मिल नहीं रहे। लोगों के पास विशेषकर
मेहनतकश वर्ग के पास घर के रोजमर्रा का खर्च चलाने के लिए भी पैसा नहीं है। ऐसी स्थिति में बिजली के भारी भरकम बिलों ने और कनेक्शन काटने के डर ने गरीब आदमी की नींद उड़ा दी है। पत्र में लिखा है कि जनता की हालत देखते हुए 6 माह के बिजली पानी के बिल तुरंत प्रभाव से माफ किए जाएं। उन्होंने कहा कि निजी बस मालिकों के 3 माह का टैक्स माफ कर बहुत बड़ी राहत प्रदान की है, तो गरीब आदमी का बिजली पानी का बिल भी माफ कर राहत प्रदान करावें। 95 लाख बिजली उपभोक्ताओं का बिजली बिल हुआ आधा। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है। शिवराज सरकार ने कोरोना काल में आए बड़े बड़े बिजली बिलों को आधा कर प्रदेश के 95 लाख उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार की शाम प्रदेश के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं से संवाद किया। संवाद के दौरान लोगों की समस्याएं सुनते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि कोरोना संकट के समय घर पर रहने से लोगों के बिजली के बिल बड़े बड़े आए हैं, लेकिन लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि अप्रैल में 100 रुपए तक का बिजली भरने वाले उपभोक्ताओं को मई जून जुलाई में सिर्फ 50 रुपए ही भरना होगा। इसके अलावा 100 से 400 रुपए तक के बिजली बिल वालों से 100 रुपए ही लिए जाएंगे। 400 रुपए से ज्यादा बिजली बिल वालों को आधा ही बिल भरना होगा। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की पीक डिमांड खत्म, राज्यों की मांग के अनुसार चलाई जाएंगी। जी हां, रेलवे बोर्ड के सदस्य पीएस मिश्रा ने जानकारी दी है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की पीक डिमांड की अवधि अब पूरी हो चुकी है। वर्तमान में रेलवे के पास विभिन्न राज्यों से ऐसी 15 ट्रेनों की डिमांड आई है। उन्होंने कहा कि रेलवे सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस तरह की ट्रेनों की मांग का आकलन करने के लिए पत्र भेजने की प्रक्रिया में है और ये ट्रेनें तब चलाई जाएंगी जब तक कि राज्यों से मांग होगी। उन्होंने कहा, हमें आज के लिए 15 और ट्रेनों की डिमांड मिली है। जब श्रमिक स्पेशल शुरू की गई थी तो हमने एक दिन में 270 ट्रेनें चलाई। वह अधिक डिमांड अब समाप्त हो चुकी है। हमने रविवार को 3 ट्रेनें चलाई। आज हम 6-7 ऐसी ट्रेनें चला सकते हैं। उन्होंने कहा, रेलवे अब तक 4,436 श्रमिक ट्रेनें चलाई हैं, जिनमें लगभग 62 लाख से अधिक यात्रियों को घर पहुंचाया गया। पिछले हफ्ते लगभग 100 ऐसी ट्रेनें चलाई गई, जिनमें रविवार को सिर्फ 3 ट्रेनें संचालित की गई। श्रमिक विशेष ट्रेनों के लिए कोई बकाया राशि नहीं है, सभी राज्यों द्वारा भुगतान कर दिया गया है। केंद्र ने जारी किया निर्देश, अब इस तरीके से होगी गैस की बुकिंग और भुगतान। जी हां, गैस एजेंसी पर जाकर सिलेंडर बुक करने वाले लोगों को अब अपनी आदत बदलनी होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में इस तरह गैस की बुकिंग नहीं होगी। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए गैस एजेंसियों को डिजिटल बुकिंग करने का निर्देश दिया है। जुलाई में इसके लिए 80% का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही डिजिटल भुगतान का लक्ष्य भी गैस एजेंसियों को दिया गया है। गैस एजेंसियों को वितरण के संबंध में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है कि आगामी जुलाई में गैस एजेंसियों को कम से कम 80% बुकिंग डिजिटल मोड में करनी होगी। अब तक गैस एजेंसियां उपभोक्ता को अपने कार्यालय में भी बुक करती थी, लेकिन अब उन्हें अपना रवैया बदलना होगा। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्हें अब डिजिटल तरीके से सिलेंडर बुक करना होगा। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा सिलेंडर घर पहुंचाने वाले कर्मचारियों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। सिलेंडर वितरण कार्यकर्ता को उपभोक्ता के मोबाइल पर डिलीवरी ऑर्थोपेडिक कोड यानी DASC अपने मोबाइल ऐप पर दर्ज करना होगा। तेल कंपनियों का कहना है कि ऐप पर DASC को पंजीकृत करने का लाभ यह होगा कि सिलेंडर सही स्थान पर पहुंच जाएगा। अभी भी शिकायतें हैं कि गैस की बुकिंग के बाद सिलेंडर सही उपभोक्ता तक नहीं पहुंच पा रहा। इसके साथ ही गैस एजेंसियों को डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भी कहा गया है कि तेल कंपनियों ने 1 जुलाई से प्रमुख शहरों में कम से कम 60% उपभोक्ताओं के डिजिटल भुगतान करने के लिए गैस एजेंसियों को लक्षित किया गया है। छोटे शहरों को भी डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है और सितंबर से कम 50% डिजिटल भुगतान करने के लिए निर्देशित किया गया है। हालांकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को इससे बाहर रखा गया है,
केंद्र सरकार के इस निर्देश से गैस एजेंसी संचालन परेशान है। उनका कहना है कि निर्देशों की वजह से घर में सिलेंडर सप्लाई करने वाले कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनका कहना है कि कोरोना महामारी के कारण इन दिनों ज्यादातर लोगों को घर के बाहर रखे सिलेंडर मिलते हैं। कोरोना संकट में डिजिटल बुकिंग और भुगतान के बारे में उपभोक्ताओं को समझाने के लिए डिलीवरी बॉय के लिए बहुत मुश्किल है। उनका कहना है कि सरकार ने इसके लिए गैस एजेंसियों को बहुत कम समय दिया है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, उत्तर पूर्वी बिहार, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दक्षिणी कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश संभव है। इन भागों में एक दो स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। बिहार के शेष भागों, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ एक दो स्थानों पर मध्यम वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का अनुमान है। राजधानी दिल्ली एनसीआर में मौसम गर्म और शुष्क होगा। हालांकि एक दो स्थानों पर गर्जना के साथ बूंदाबांदी हो सकती है।